न्यूजीलैंड एक ऐसा देश जहां के लोग खुद को कीवी कहलाना पसंद करते हैं, जिसकी ब्लू लेक को दुनिया की सबसे साफ झील माना जाता है, जिसकी वेटोमो गुफा में लाखों चमकते जुगनुओं का नजारा देखा जा सकता है, जिस देश का हाका नृत्य बहुत प्रसिद्ध है और जो दुनिया में सबसे बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस वाला देश माना जाता है, वो न्यूजीलैंड है, जिसके बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ न्यूजीलैंड की यात्रा पर, आपके अपने इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। न्यूजीलैंड, जिसे आओटेआरोआ भी कहा जाता है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो पॉलिनेशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में है और पॉलिनेशिया प्रशांत महासागर के द्वीपों का वो विशाल समूह है जो कि एक त्रिकोण बनाता है। इस त्रिकोण के 3 कोने हैं: हवाई द्वीप समूह, ईस्टर आइलैंड और न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीपों, नॉर्थ और साउथ आइलैंड के साथ साथ चैथम, कुक और नियू जैसे 600 से भी ज्यादा छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। चारों ओर से प्रशांत महासागर से घिरे इस देश की कोई जमीनी सीमा नहीं है और तस्मान सागर इसे सबसे करीबी पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी दिशा में कुक द्वीप समूह स्थित है, जबकि दक्षिण पूर्व दिशा में फिजी, टोंगा और न्यू कैलेडोनिया जैसे प्रमुख प्रशांत द्वीप राष्ट्र बसे हुए हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,68,680 वर्ग किलोमीटर है और इसकी तटरेखा लगभग 15,134 किलोमीटर लंबी है। ये एक लंबा और संकरा देश है जिसका निर्माण लगभग 2.3 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी गतिविधि और भूगर्भीय हलचलों से हुआ है, जो कि इसे एक सक्रिय ज्वालामुखी देश बनाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले रिंग ऑफ फायर के किनारे पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड वास्तव में जिलडैंडिया नामक एक विशाल महाद्वीप का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका लगभग 94% भाग अभी भी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। इस देश की अनोखी भूगर्भीय संरचना की वजह से ही यहाँ पर तीखी बर्फीली चोटियां, पथरीले किनारे और हरे भरे घास के मैदानों वाले बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। वैसे फिलहाल ये जानिए कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जबकि ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर है। लेकिन क्योंकि वेलिंगटन इस देश के दोनों मुख्य द्वीपों के बीच केंद्रीय स्थान पर स्थित है, यहाँ एक सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह मौजूद है और कुक स्ट्रेट के पास इसकी रणनीतिक स्थिति की वजह से इसे राजधानी बनाया गया। साल 2025 में इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 5.25 मिलियन है। यहाँ की आबादी यूरोपीय, माओरी और एशियाई संस्कृतियों का एक अच्छा मिश्रण है। इस देश के घनी आबादी वाले शहरों में ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, हैमिल्टन और टोरंगा शामिल हैं। न्यूजीलैंड का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म यहाँ पर सबसे बड़ा है और उसके अलावा यहाँ पर हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इस देश की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है: इंग्लिश, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। यहाँ मुख्य रूप से 2 टाइम जोन है, जिनमें से नॉर्थ और साउथ आइलैंड पर न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड टाइम चलता है, जो यूनिवर्सल टाइम UTC से ठीक 12 घंटे आगे है। वहीं मुख्य भूमि से दूर स्थित चैथम आइलैंड पर एक अलग टाइम जोन चैथम स्टैंडर्ड टाइम चलता है, जो UTC से 12 घंटे 45 मिनट आगे रहता है। इस देश में गर्मियों में डे लाइट सेविंग टाइम लागू होता है, जिसमें घड़ियां 1 घंटा आगे कर दी जाती हैं। भारत के समय से न्यूजीलैंड का समय 6 घंटे 30 मिनट आगे रहता है और डे लाइट सेविंग टाइम में ये अंतर और भी बढ़ जाता है। इस देश की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और 1 न्यूजीलैंड डॉलर वर्तमान में लगभग 50.77 भारतीय रुपए के बराबर है। न्यूजीलैंड की लिटरेसी रेट लगभग 99% है और यहाँ 6 से 16 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। इस देश में ब्रिटिश बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जिसमें प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है। और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी एक यूनिवर्सल पब्लिक सिस्टम है जो टैक्स से फंड किया जाता है और यहाँ के सिटीजन्स को फ्री और लो कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इस देश के लोग यानी न्यूजीलैंडर्स कीवी भी कहलाते हैं। इन्हें ये नाम सिर्फ इसी देश में पाए जाने वाले कीवी पक्षी से मिला है,
जिसे यहाँ पर बहुत सम्मान दिया जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर शांत स्वभाव के, मिलनसार और डाउन टू अर्थ होते हैं। अपनी मेजबानी के लिए जाने जाने वाले ये लोग नेचर का बहुत सम्मान करते हैं और अपनी सक्सेस का दिखावा या घमंड करना पसंद नहीं करते। ये लोग एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में इस देश ने नंबर 1 की रैंकिंग भी हासिल की है। साथ ही ये देश लैंगिक समानता के मामले में भी दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में गिना जाता है। और अब अगर इस देश के फेमस स्पोर्ट्स के बारे में जाने तो रग्बी यूनियन को न्यूजीलैंड का नेशनल स्पोर्ट माना जाता है, जिसे इस देश के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रग्बी लीग, क्रिकेट, नेटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल भी फेमस गेम्स है। इनमें से नेटबॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर विमेन्स स्पोर्ट है। वैसे खेलों के प्रति उत्साह रखने वाले न्यूजीलैंडर्स अपनी माओरी संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं। माओरी संस्कृति यहाँ की बुनियाद है, जो अपनी खास कला और परंपराओं के लिए जानी जाती है, जिसमें लकड़ी, पत्थर और हड्डी की बारीक नक्काशी यानी कार्विंग, अलसी से बनी टोकरियां और पारंपरिक टैटू कला शामिल है। इनका हाका नृत्य भी बहुत ही फेमस है, जो पहचान, गर्व और ताकत का प्रदर्शन करता है। वहीं वाइटा माओरी संस्कृति में भावनाओं, इतिहास और पूर्वजों की कहानियों को व्यक्त करने वाले गीत होते हैं। ये देश तेंजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले सर एडमंड हिलेरी, रग्बी इतिहास के पहले ग्लोबल सुपरस्टार जोना लूमो और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड का घर भी है। इस देश की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों की यात्रा को हम इसके इतिहास के जरिए भी समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस देश के 3 नाम हैं: आओटेआरोआ, नोवा जीलैंडिया और न्यूजीलैंड, जिनमें से सबसे पुराना नाम आओटेआरोआ है, जो माओरी संस्कृति से आया है और इसका अर्थ है लंबी सफेद बादल वाली जमीन। और इसे ये नाम मिलने के पीछे एक बहुत ही फेमस कहानी है, जिसके अकॉर्डिंग माओरी यात्रियों को यहाँ पर पहुंचने में एक लंबे सफेद बादल ने मार्गदर्शन दिया था। वहीं इस देश की यूरोपीय नाम की शुरुआत तब हुई जब डच नाविक एबेल टेस्मान ने इन द्वीपों को देखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में इसे स्टैटन लैंडेड कहा था और बाद में डच मानचित्रकारों ने इसका नाम बदलकर नोवा जीलैंडिया कर दिया। ये नाम नीदरलैंड्स के एक समुद्री प्रांत जीलैंड के नाम पर लैटिन में रखा गया था। उसके बाद समय के साथ ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इसे नोवा जीलैंडिया नाम को अंग्रेजी में बदलकर न्यूजीलैंड कहना शुरू कर दिया और आज इस देश के 2 नाम ज्यादा प्रचलित हैं, आओटेआरोआ और न्यूजीलैंड। वैसे ये दुनिया का वो आखिरी देश माना जाता है जहां इंसानी आबादी बसी, क्योंकि यहाँ सिर्फ 750 से 800 साल पहले ही लोगों ने रहना शुरू किया और इसलिए न्यूजीलैंड का इतिहास लगभग 1200 से 1300 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ, जब माओरी लोगों के पूर्वज पॉलिनेशिया के दूसरे हिस्सों से छोटी नावों से यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने इस भूमि पर सदियों तक अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। 1642 में डच खोजकर्ता एबेल टेस्मान यहाँ पर आने वाले पहले यूरोपीय बने। इसके बाद 1769 में ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे समुद्र तट की गहन जांच की और 1815 तक पहले ब्रिटिश धर्म प्रचारक भी यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत 1840 में वैटांगी की संधि से हुई। इस समझौते ने माओरी जमीन की सुरक्षा और ब्रिटिश कानून लागू करने का वादा किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इसलिए 1845 से 1872 तक चले न्यूजीलैंड युद्धों के दौरान ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध हुआ। इसी दौरान 1860 के दशक में साउथ आइलैंड पर सोने की खोज हुई, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और 1893 में न्यूजीलैंड वो पहला स्वशासित देश बना जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। 1907 में न्यूजीलैंड को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन का दर्जा मिला, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए इस देश को काफी हद तक अपना राजकाज चलाने की आजादी मिल गई और 1947 में न्यूजीलैंड ब्रिटेन से पूरी तरह आजाद हो गया। आजादी के बाद न्यूजीलैंड ने दुनिया के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसने 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध में संयुक्त राष्ट्र सेनाओं के साथ काम किया और 1951 में ANZUS यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA सुरक्षा समझौता किया। 1980 के दशक में प्रधानमंत्री डेविड लैंगे के नेतृत्व में
इस देश ने बड़े आर्थिक बदलाव भी किए। 1990 के दशक में चुनाव के तरीके में बदलाव किया गया, जिससे माओरी सांसदों की संख्या बढ़ गई। इस दौरान जेनी शिपले 1997 में न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इन महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक बदलावों ने देश को आधुनिकता की ओर बढ़ाया और आज ये एक ऐसा विकसित और प्रगतिशील राष्ट्र बन गया है जो पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। इस देश के विकास और पहचान को इसके राष्ट्रीय प्रतीकों में भी देखा जा सकता है, जिसमें इसका राष्ट्रीय ध्वज न्यूजीलैंड एनसाइन गहरे नीले रंग का एक आयताकार ध्वज है, जो न्यूजीलैंड को घेरने वाले समुद्र और खुले आसमान का प्रतीक है। दुनिया के कई पुराने उपनिवेशों की तरह इसकी ऊपरी बाएं कोने में भी यूनियन जैक बना है, जो यूनाइटेड किंगडम के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध को दर्शाता है। इसके दाहिनी ओर सफेद किनारों वाले 4 लाल तारे बने हैं, जो सदर्न क्रॉस तारामंडल को दर्शाते हैं, जिसे यहाँ के लोग सदियों से नेविगेशन और पहचान के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। और इस देश के कोट ऑफ आर्म्स के केंद्र में एक शील्ड है, जिसमें सदर्न क्रॉस के तारों के साथ गेहूं की बालियां और भेड़ की खाल मौजूद है। व्यापार के लिए जहाज और उद्योग को दर्शाने के लिए हथौड़े भी दर्शाए गए हैं। इस चिन्ह के एक और यूरोपीय महिला न्यूजीलैंड का झंडा थामे खड़ी है और दूसरी ओर माओरी मुखिया पारंपरिक हथियार लिए हुए है। इस शील्ड के ऊपर एक क्राउन है, जो बताता है कि ये देश एक संवैधानिक राजतंत्र है, और शील्ड के नीचे फर्न की पत्तियां इस देश की मूल वनस्पति को दर्शाती है, जिस पर इस देश का नाम भी लिखा है। इस तरह ये राष्ट्रीय प्रतीक इस देश की 2 संस्थापक संस्कृतियों के मेल को दर्शाते हैं। और अब चलिए जानते हैं न्यूजीलैंड के भूगोल को, जिसे मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, जो है नॉर्थ आइलैंड रीजन्स, साउथ आइलैंड रीजन्स और ऑफ शोर आइलैंड्स। इनमें से नॉर्थ आइलैंड रीजन यानी उत्तरी द्वीप क्षेत्र अपनी ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक एक्टिव जियोथर्मल क्षेत्र शामिल है, जो गीजर और गर्म झरनों से भरा है। यहाँ केंद्रीय ज्वालामुखी पठार में माउंट रुआपेहू और एक विशाल सुपर वॉल्केनो से बनीता ऊपो झील स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर ऑकलैंड ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, जहाँ लगभग 50 ज्वालामुखी मौजूद हैं। वहीं साउथ आइलैंड रीजन यानी दक्षिणी द्वीप क्षेत्र अपनी भव्यता के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशाल दक्षिणी एल्प्स पर्वतमाला है, जो द्वीप के उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे तक फैली हुई है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी आओ राकी या माउंट कुक यहीं पर है, जो लगभग 3724 मीटर ऊंची है, और इस देश का सबसे निचला बिंदु टेरी मैदान भी इसी क्षेत्र में है, जो समुद्र तल से 2 मीटर नीचे है। यहाँ टेस्मान जैसे बड़े ग्लेशियर भी मौजूद हैं। इसके पश्चिमी तट पर घने वर्षावन है, जबकि पूर्वी ओर उपजाऊ कैंटरबरी मैदान है। इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में फियोर्डलैंड स्थित है, जो मिलफोर्ड साउंड जैसी गहरी ग्लेशियर्स से बनी समुद्री खाइयों के लिए जाना जाता है। और आखिर में है ऑफशोर आइलैंड्स यानी अपतटीय द्वीप समूह, जो कि इस देश के क्षेत्रफल का एक छोटा लेकिन अहम हिस्सा है। यहाँ तीसरा सबसे बड़ा द्वीप स्टीवर्ट द्वीप और चैथम द्वीप समूह मौजूद है, जो वन्य जीवन में समृद्ध है। और जहाँ तक इस देश की जलवायु की बात है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी टेम्परेट क्लाइमेट। चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ का तापमान ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, न ही बहुत ज्यादा ठंडा। यहाँ गर्मियाँ, पतझड़, सर्दियाँ और बसंत जैसे 4 मौसमों का अनुभव होता है। हालांकि मौसमों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, और क्योंकि न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ के मौसम भारत जैसे उत्तरी गोलार्ध के देशों के ठीक उल्टे होते हैं। यानी जब भारत में सर्दी होती है, तब यहाँ पर गर्मी होती है, और जब भारत में गर्मी होती है, तब यहाँ सर्दी का मौसम रहता है। ये डिफरेंस पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से होता है, जिसकी वजह से दोनों गोलार्धों में मौसम हमेशा एक दूसरे के ठीक विपरीत रहते हैं। और अब चलिए मौसम और जलवायु के बाद इस देश की जैव विविधता को जानते हैं। तो यहाँ उप उष्ण कटिबंधीय वन, अल्पाइन क्षेत्र और आर्द्र भूमि जैसे इकोसिस्टम मौजूद हैं। वनस्पति में यहाँ टावरिंग कॉरी और रीमू जैसे विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। सिल्वर फर्न न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पौधा माना जाता है, और कोरू, जो कि फर्न की नई पत्ती का आकार है, उसे नई जिंदगी का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ न्यूजीलैंड क्रिसमस ट्री कहा जाने वाला
पोहुतु कावा, माउंट कुक लिली और चमकीले पीले फूलों वाला कोहवाई भी पाया जाता है, जिसे इस देश का राष्ट्रीय फूल माना जाता है। यहाँ पर चमगादड़ों को छोड़कर जमीन पर रहने वाले कोई मूल स्तनधारी जानवर विकसित नहीं हुए, इसलिए शिकारियों की कमी के चलते यहाँ के कई पक्षियों जैसे कीवी और काकापो पैरट को उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और वो फ्लाइटलेस हो गए। लेकिन कृषि और पशुपालन के विस्तार के साथ इस शिकारी रहित इकोसिस्टम में इंसानों के द्वारा लाए गए बाहरी जानवरों से सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ और विदेशी शिकारी जैसे फैरेट्स और पॉसम इस देश के आधे से ज्यादा स्थानिक जीवों की विलुप्ति का कारण बने। कीवी सिर्फ इसी देश में पाया जाने वाला पक्षी है, इसलिए इसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी और प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। माओरी लोग इसे एक मूल्यवान खजाना मानते हैं। इस देश में भेड़ों की संख्या इंसानों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के विशाल और हरे भरे घास के मैदान भेड़ पालन के लिए एकदम अनुकूल है और सदियों से इस देश की अर्थव्यवस्था ऊन और मांस के निर्यात पर टिकी हुई है, जिसके लिए भेड़ पालन हमेशा से इस देश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। यहाँ पर पाई जाने वाली टुआटारा लिजार्ड जीवित जीवाश्म मानी जाती है, जबकि जायंट वेटा दुनिया के सबसे भारी कीटों में से एक है। समुद्री जीवन की बात करें तो यहाँ दुनिया की सबसे छोटी हेक्टर की डॉल्फिन पाई जाती है और ये देश 18 में से 13 तरह की पेंगुइन प्रजातियों का घर है। इस अनूठी जैव विविधता को बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने 13 नेशनल पार्क बनाए हैं, जिनमें फियोर्डलैंड नेशनल पार्क और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल टोंगारीरो नेशनल पार्क प्रमुख हैं। इन नेशनल पार्क से होकर के अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड की नदियों की ओर, क्योंकि इस देश में ढेरों नदियां और बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिनका माओरी संस्कृति में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदियों में वाईकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। लगभग 425 किलोमीटर लंबी ये नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मुख्य स्रोत है। वहीं क्लूथा नदी इस देश की सबसे ज्यादा पानी वाली नदी है, जो तेज बहाव, फिरोजी रंग और गोल्ड रश में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। इन सबसे अलग वांगनुई नदी को 2017 में दुनिया की पहली ऐसी नदी होने का दर्जा मिला है, जिसे जीवित व्यक्ति जैसा कानूनी अधिकार दिया गया, जो इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। और झीलों में लेक ताउपो लगभग 616 वर्ग किलोमीटर सतत क्षेत्र के हिसाब से न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। ये उत्तरी द्वीप में स्थित एक विशाल ज्वालामुखी गड्ढा है और यहीं से वाईकाटो नदी शुरू होती है। इसी तरह न्यूजीलैंड की सबसे लंबी झीलों में से एक है 80 किलोमीटर लंबी लेक वाकाटीपू, जो अपने खास जेड आकार के लिए प्रसिद्ध है। तो लेक हॉर्को 462 मीटर की गहराई के साथ इस देश की सबसे गहरी झील है। ये नदियां और झीलें इस देश की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और पर्यटन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक विकसित, खुली और फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जो मुख्य रूप से इंटरनेशनल ट्रेड पर निर्भर करती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका मजबूत एग्रीकल्चर सेक्टर है, खासकर डेयरी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से मिल्क पाउडर, बटर और चीज में ये देश दुनिया के सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर में से एक है। साथ ही ये कीवी फ्रूट, मीट और वाइन का भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है। हालांकि इकोनॉमी अब सर्विस सेक्टर, टूरिज्म के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रही है। इसके बावजूद एक द्वीप राष्ट्र होने की वजह से दुनिया से अलग थलग बसे इस देश को ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन जैसी चुनौतियां भी झेलनी पड़ती हैं। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो न्यूजीलैंड का रोड नेटवर्क लंबा और मुख्य रूप से सिंगल लेन हाईवे वाला है। रेलवे ज्यादातर माल ढोने के लिए उपयोग होता है और पैसेंजर ट्रेन्स लंबी दूरी के लिए थोड़ी धीमी है। ऑकलैंड और क्राइस्ट चर्च जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस देश को कनेक्टिविटी देते हैं, जिन्हें छोटे रीजनल एयरपोर्ट सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर एनर्जी और डिजिटल नेटवर्क में लगातार सुधार किया जा रहा है। और इसी के साथ अब आगे जानते हैं इस देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। तो ये एक संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसका मतलब होता है देश का राष्ट्र अध्यक्ष एक सम्राट होता है, जिसकी शक्तियां संविधान के द्वारा सीमित होती हैं। वर्तमान में राष्ट्र अध्यक्ष किंग चार्ल्स III हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति का पद नहीं होता, बल्कि प्रधानमंत्री ही सरकार का नेतृत्व करते हैं। यहाँ संसदीय लोकतंत्र चलता है, जिसका अर्थ है कि सरकार सीधे तौर पर संसद के प्रति जवाबदेह होती है।
न्यूजीलैंड की संसद एक सदनीय है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाती है, जिसका काम कानून बनाना है और कानून की व्याख्या करने का काम स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। तो प्रशासनिक रूप से ये देश प्रांतों या राज्यों में नहीं बटा है। उसकी जगह यहाँ 16 रीजन हैं, जिनमें 11 रीजनल काउंसिल्स और 5 यूनिटरी अथॉरिटीज शामिल हैं। इन्हें आगे सिटी काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बांटा गया है। इन रीजन्स में से क्षेत्रफल में कैंटरबरी रीजन सबसे बड़ा है, जबकि नेल्सन, जो कि एक यूनिटरी अथॉरिटी है, उसे सबसे छोटा रीजन माना जाता है। और इन रीजन से होकर ही तो निकलेंगे इस देश के शानदार पर्यटन स्थल, जिनकी सैर करने का समय बस आ ही गया है। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से, जो नॉर्थ आइलैंड के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये शहर अपनी कला, बेहतरीन कॉफी कल्चर और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर आप ऐतिहासिक वेलिंगटन केबल कार से ऊपर जाकर बोटैनिक गार्डन और इस शहर का शानदार पैनोरमिक व्यू देख सकते हैं। और ते पापा टोंगारेवा म्यूजियम में देश के इतिहास, कला और माओरी संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। जिसके बाद हम इस राजधानी शहर से उत्तर की ओर बढ़कर टोंगारीरो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। ये न्यूजीलैंड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो शानदार प्राकृतिक चमत्कारों के साथ साथ माओरी लोगों के लिए इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण एक दोहरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये पार्क 3 सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है और यहाँ की टोंगारीरो अल्पाइन क्रॉसिंग को दुनिया की सबसे बेहतरीन वनडे हाइक में से एक माना जाता है। इसके पास ही लेक ताउपो है। यहाँ पर आप हुका फॉल्स के नीले सफेद पानी का जोरदार बहाव देख सकते हैं और झील में नाव की सवारी करके किनारे पर बनी हुई प्राचीन माओरी रॉक नक्काशी को भी निहार सकते हैं। इस पार्क में अनोखे और बेहद खूबसूरत अनुभव लेकर हम आगे बढ़ते हैं रोटोरुआ, जिसे न्यूजीलैंड का जियोथर्मल वंडर कहा जाता है। ये जगह गीजर और प्राकृतिक गर्म झरनों से भरी है। साथ ही ये माओरी संस्कृति को गहराई से जानने के लिए भी सबसे बेहतरीन स्थान है, क्योंकि यहाँ पर आपको पारंपरिक माओरी गांव, हाका प्रदर्शन और जमीन के नीचे पकाया जाने वाला पारंपरिक हांगी भोजन चखने का अनुभव मिल सकता है। और इससे थोड़ी दूर पर स्थित शहर माटा माटा के पास है प्रसिद्ध हॉबिटन मूवी सेट, जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट फिल्मों के शौकीनों के लिए एक शानदार अनुभव है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों फिल्मों की शूटिंग जो हुई थी, जिसका रोमांच लेने के बाद हम दक्षिण की ओर वाइटोमो पहुंचेंगे। नाव से यहाँ की वाइटोमो गुफाओं की सैर के दौरान जब आप लाखों जुगनुओं की रोशनी में गुफा के अंदर एक चमकीले आकाश जैसा अनुभव करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल एक जादुई अनुभव जैसा, जिसका भरपूर मजा लेकर हम नॉर्थ आइलैंड के आखिरी पड़ाव ऑकलैंड पहुंचेंगे। यहाँ की पहचान इसका आइकॉनिक स्काई टावर है, जहाँ से शहर का 360 डिग्री का शानदार नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा वायाडक्ट हार्बर और प्रिंसेस वॉर्फ जैसे इलाकों में समुद्र के किनारे आपको सुपर यॉट और नौकाओं से भरी शानदार मरीना के नजारे देखने का मौका मिलेगा। इस शहर के नजदीक ही रंगी टोटो आइलैंड जैसे ज्वालामुखी द्वीप हैं, जहां पर हाइकिंग का मजा लिया जा सकता है। और हाइकिंग के बाद हम वेलिंगटन लौट करके फेरी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि हमें कुक स्ट्रेट पार करके साउथ आइलैंड के पिक्टन शहर जाना है। आपको पता है, ये फेरी जर्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत फेरी जर्नीज में से एक है, क्योंकि ये मालबोरो साउंड्स के अनोखे फियॉर्ड जैसे नजारों के बीच से होकर गुजरती है। ये फियॉर्ड समुद्री पानी से भरी गहरी और संकरी घाटियां होती हैं, जो ऊंची चट्टानी दीवारों से घिरी होने की वजह से बेहद सुंदर और किसी प्राकृतिक अजूबे जैसी लगती हैं, जिन्हें निहारने के बाद हम फेरी से पिक्टन पहुंच जाएंगे, जो मालबोरो रीजन में स्थित है। ये क्षेत्र अपने विशाल अंगूर के बागों, प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ आप क्रूज का मजा ले सकते हैं, तटीय रास्तों यानी कोस्टल हाइकिंग ट्रेल्स पर पैदल यात्रा कर सकते हैं, या सी कयाकिंग का यादगार अनुभव भी ले सकते हैं। जिसके बाद बारी आएगी एबेल टैस्मन नेशनल पार्क की, जो अपनी चमकदार सुनहरी रेत वाले समुद्र तटों और हरे भरे तटीय जंगलों के लिए जाना जाता है। इस पार्क के पास ही स्थित है नेल्सन नेशनल पार्क, जहाँ की ब्लू लेक को दुनिया की सबसे साफ झील माना जाता है, क्योंकि इसकी पारदर्शिता 80 मीटर तक पहुंच जाती है। इन तटीय नज़ारों के बाद हम वेस्ट कोस्ट पहुंचेंगे, जहां पर आप शानदार फ्रांस जोसेफ और फॉक्स ग्लेशियर देख सकेंगे। ये दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां पर ग्लेशियर इतने करीब से जंगल से मिलते हैं
इन्हें देखने का एक्सपीरियंस वाकई में कुछ नया और खास होता है। इसके बाद बारी आएगी लेक वनाका शहर जाने की, जहां पर आप माउंट एस्पायरिंग नेशनल पार्क के अल्पाइन चोटियों, ग्लेशियरों और घाटियों के अद्भुत नजारे को देख सकते हैं। साथ ही लंबी पैदल यात्रा का मजा भी ले सकते हैं। वैसे मजेदार अनुभव तो न्यूजीलैंड की एडवेंचर कैपिटल क्वींसटाउन पहुंचकर के भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये शहर ऊंचे पहाड़ों और नीली झीलों के बीच बसा है और बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग और जेट बोटिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और ऐसी ही एक और मशहूर जगह है मिलफोर्ड साउंड, जिसे ऊंची चट्टानों, हरे भरे वर्षावन और सीधे समुद्र में गिरने वाले झरनों के बीच क्रूज की सवारी के लिए याद किया जाता है। इसलिए इसे करीब से जरूर देखा जाना चाहिए। और उसके बाद दक्षिणी आल्प्स के शानदार नजारों से होते हुए माउंट कुक नेशनल पार्क पहुंचा जा सकता है, जहां हम न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक को करीब से देख सकेंगे और साथ ही शानदार ग्लेशियर्स और चैलेंजिंग हाइकिंग ट्रेल्स को भी। और फिर इस लंबी, खूबसूरत और अनोखी यात्रा को साउथ आइलैंड के सबसे बड़े और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर क्राइस्ट चर्च में पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एवन रिवर का शांत माहौल, सुंदर बोटैनिकल गार्डन्स और विशाल हैगले पार्क की सुंदरता तो देखने लायक है ही। उनके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, जैसे न्यू रिजेंट स्ट्रीट की रंगीन इमारतें, क्राइस्ट चर्च गोंडोला से शहर का शानदार नजारा और इंटरनेशनल अंटार्कटिक सेंटर जैसे अनोखे टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो कि आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही यहाँ की 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी तो देखनी होगी, जिनमें से टोंगारीरो नेशनल पार्क को तो आप घूम ही चुके हैं और बाकी की 2 साइट्स हैं ते वाही पुनमू, जो कि साउथ आइलैंड के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल और शानदार प्राकृतिक क्षेत्र है, जिसमें 4 नेशनल पार्क शामिल है: फियोर्डलैंड, वेस्टलैंड ताईपोटिनो, माउंट एस्पायरिंग और माउंट कुक। और दूसरी साइट है न्यूजीलैंड सब अंटार्कटिक आइलैंड्स, जो 5 आइलैंड से मिलकर के बना है। तो इतने सारे अनोखे और खूबसूरती से भरे पर्यटन स्थलों और हेरिटेज साइट्स वाले इस देश के त्योहार भी बहुत ही खास है, जिनमें सबसे प्रमुख है वाई तांगी डे, जिसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 6 फरवरी को मनाया जाने वाला ये दिन वाई तांगी संधि की याद दिलाता है। इस दिन बहुत से सांस्कृतिक समारोह और ऐतिहासिक विचार विमर्श होते हैं। इस दिवस के बाद न्यूजीलैंड का एक और खास त्योहार माता रीकी है, जो माओरी नववर्ष का प्रतीक है। इस त्योहार के दौरान पिछले साल को याद किया जाता है, वर्तमान का जश्न मनाया जाता है और आने वाले साल की योजना भी बनाई जाती है। ये त्योहार खास तौर पर परिवार के साथ जुड़ने और समय बिताने का अवसर होता है। और न्यूजीलैंड की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला फेस्टिवल है पैसिफिका फेस्टिवल, जो ऑकलैंड में प्रशांत द्वीप समूह की संस्कृतियों का सबसे बड़ा उत्सव है। इनके अलावा यहाँ पर कई म्यूजिक फेस्टिवल भी होते हैं, जिनमें रिदम एंड वाइन्स मल्टी डे म्यूजिक एंड कैंपिंग फेस्टिवल है, जो गिस्बोन में आयोजित होता है। गिस्बोन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के करीब होने के कारण दुनिया के उन प्रमुख स्थानों में से एक है, जो हर दिन का और नए साल का पहला सूर्योदय देखने वाले शहरों में गिना जाता है। फेस्टिवल्स में संगीत के शौकीनों के लिए ओम न्यू ईयर फेस्टिवल, वेलिंगटन जैज फेस्टिवल और क्राइस्ट चर्च बिग बैंड फेस्टिवल बहुत खास है। वहीं एडवेंचर लवर्स के लिए न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा हैलोवीन फेस्टिवल क्वींसटाउन में होता है, जो अपनी सुपर हीरो और विलन थीम, म्यूजिक और बंजी जंपिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज के कारण बहुत फेमस है। और इसी तरह फेमस है इस देश का खान पान, जो माओरी परंपरा और ब्रिटिश स्टाइल डिशेस का एक जबरदस्त फ्यूजन है। यहाँ की सबसे आइकॉनिक डिश है हांगी, जो कि ट्रेडिशनल माओरी सोशल डिश है, जिसे अक्सर स्पेशल ओकेजन्स पर फैमिली और दोस्तों के साथ मिलकर खाया जाता है। इसमें गर्म पत्थरों वाले मिट्टी के ओवन में स्लो कुकिंग से स्मोकी मीट और स्वीट पोटैटो जैसी सब्जियां बनती है। इसी तरह व्हाइट बेड फ्रीटोस भी बहुत फेमस हैं, जो व्हाइट बेड मछली और अंडे से बना ऑमलेट या पैनकेक होता है। मीट पाई भी यहाँ का एक पॉपुलर डिश है, जो एक नमकीन पेस्ट्री होती है। यहाँ कीवी अनियन डिप एक पॉपुलर पार्टी स्नैक है, जिसे रिड्यूस्ड क्रीम और ड्राइड अनियन सूप मिक्स से बनाते हैं और इसे पोटैटो चिप्स के साथ खाया जाता है। वहीं मीठे में यहाँ पर पावलोवा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जो मेल्टेड स्वीटनेस से भरा होता है। इसे व्हिप्ड क्रीम और कीवी पैशन फ्रूट से टॉप किया जाता है। इसके अलावा होकी पोकी आइसक्रीम न्यूजीलैंड की नेशनल फेवरेट है और पाइनएप्पल लम्स कैंडी और व्हीटेकर चॉकलेट भी यहाँ पर काफी पसंद की जाती है। अब बात की जाए ड्रिंक्स की, तो न्यूजीलैंड वाइन खासकर मालबोरो की
सॉविग्नॉन ब्लैंक कॉफी फेमस ड्रिंक है और लेमन एंड पेरोवा यहाँ की फेमस नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक है। अपने खानपान से पहचान बनाने वाले इस देश की ट्रेडिशनल ड्रेस भी इसकी विशेष पहचान को बयान करती है, जो मुख्य रूप से माओरी संस्कृति पर आधारित है, जिसे ककाहू कहा जाता है। ये एक पारंपरिक क्लोक यानी चोगा होता है, जिसे न्यूजीलैंड फ्लैग्स के रेशों या स्थानीय पक्षियों के पंखों से बारीकी से बुना और सजाया जाता है और इसे सम्मान व प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में पहना जाता है। पीयू सन के रेशों से बनी एक स्कर्ट होती है, जिसे महिलाएं और पुरुष दोनों ही पहनते हैं, और मारो का एक एप्रन होता है, जिसे भी पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहनते हैं। इन कपड़ों को पूनमू यानी हरे पत्थर जैसी कीमती गहनों से भी सजाया जाता है और ये पहनावा न्यूजीलैंडर्स के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये माओरी पहचान और सांस्कृतिक कहानियों का मजबूत प्रतीक है, जिन्हें जानने समझने के बाद अब बारी आती है ऐसी कुछ जरूरी बातों को जानने की, जो एक टूरिस्ट के तौर पर इस खूबसूरत देश की आपकी यात्रा को और भी आसान और यादगार बना देगा। जैसे कि इस देश की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान जरूर करें। यहाँ सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है, इसका ध्यान रखें। माओरी संस्कृति में टेबल पर या तकियों पर बैठना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। यहाँ तेजी से बदलते मौसम के लिए तैयार रहें। बायोसिक्योरिटी नियमों का सख्ती से पालन करें, वरना भारी जुर्माना लग सकता है, और कचरे को सही तरह से डिस्पोज करें, वरना इसके लिए भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इस तरह इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जब भी आप यात्रा करें। और ये भी जान लीजिए कि न्यूजीलैंड घूमने के लिए पीक टूरिस्ट सीजन दिसंबर से फरवरी तक रहता है, जब आउटडोर एक्टिविटीज के लिए मौसम खुशनुमा होता है। इसके अलावा जून से अगस्त तक चलने वाला विंटर स्की सीजन भी दूसरा पीक टाइम होता है। वैसे भारतीय नागरिकों को न्यूजीलैंड जाने के लिए पासपोर्ट के साथ वीजा की भी जरूरत होती है। फिलहाल भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, लेकिन जल्द ही साल 2028 तक डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो सकती है। तब तक आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे भारतीय शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और हाँ, इस खूबसूरत देश की यात्रा करने के बाद लौटते समय आप वहां से कुछ खास और खूबसूरत याद के रूप में कई चीजें भी ले सकते हैं, जैसे मनुका शहद, जो अपने स्वाद और मेडिसिनल क्वालिटीज के लिए प्रसिद्ध है, व्हिटेकर चॉकलेट, पूनमू की ज्वेलरी जिसे यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है, पॉसम मेरिनो ऊन से बने स्वेटर और स्कार्फ जो कि बेहद हल्के होकर भी गर्म और मुलायम होते हैं, बजी बी नामक लकड़ी का खिलौना, और नेशनल रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स की जर्सी या कैप भी एक यादगार तोहफा हो सकता है। इसी के साथ न्यूजीलैंड पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर कंप्लीट होती है। इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह हमें भेजते रहिए। किसी नए टॉपिक पर आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो वो भी लिख भेजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारी इन्फिनिटी स्ट्रीम फैमिली का हिस्सा अगर अभी तक आप नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और ये जो नॉलेज का भंडार है इसमें आप हमेशा यूं ही गोते खाते रहे। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि डॉक्यूमेंट्रीज के इस खजाने को एक्सप्लोर करते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।